हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। जो हमारा इकोनॉमिक्स है। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था पालमपुर की कहानी, लेकिन इसमें हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसको रिसोर्सेज कहा गया। क्यों रिसोर्सेज कहा गया है? क्योंकि ह्यूमन इज़ ए एसेट नॉट लिएबिलिटी। ये क्या है? हमारे लिए एक संपत्ति की तरह है, एक संपदा की तरह है ना। ये लिएबिलिटी यानी हमारी लिएबिलिटी मीन्स क्या? बोझ। ये हमारे लिए बोझ नहीं है ना। अगर जितनी भी आप देखेंगे कि जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितने भी वर्क होता है अर्थ पे, विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं विदाउट ह्यूमन के बिना ये सब काम सारा पॉसिबल नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को का जो ओवरव्यू है यही है कि ह्यूमन को रिसोर्सेज हम क्यों मानते हैं, है। इसमें इसके 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि ह्यूमन को जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यही चीज़ इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इट इज़ ह्यूमन जो रिसोर्सेज है वो है कि कंट्री में जितने भी वर्क होते हैं, है ना, वो सारे के सारे ह्यूमन की बदौलत होते हैं। लेकिन ये कब डेवलप होगा? ये ह्यूमन जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे? जब तक उनमें स्किल नहीं होगी, जब तक उनमें एबिलिटी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना? जब तक वो एजुकेटेड नहीं होंगे। Our next point is इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वीमेन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे एक्टिविटी को, है ना, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आते हैं? तो जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं जो हम नेचर से लेते हैं, जैसे फिशिंग है ना। उसके बाद जो हमारा डेयरी फार्मिंग है, जो हमारा क्वेरिंग है, माइनिंग है, एनिमल हस्बेंड्री, एवरीथिंग जितने भी हैं जो हम नेचर से में मिलती है, वो सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें वो चीज़ आते हैं जो हम ह्यूमंस के द्वारा, है ना, बाय पीपल, उसको क्या किया जाता है कि बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं जहाँ हम प्रोडक्शन करते हैं, वो सारा का सारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्सरी सेक्टर में क्या आते हैं? तो जितने भी हमारे, ये इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जितने भी, अगर कोई भी गुड्स है और उसको हम मार्केट में सेल करना है तो हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, है ना। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, जो हमारा इंश्योरेंस है, जो हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, वो जो सेक्टर है ना। ये सारे के सारे एक्टिविटी वर्क जो हैं वो हमारे मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सारे के सारे टर्शरी सेक्टर में आते हैं। तो ये सेक्टर जो है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मेन रोल निभा रहे हैं अभी के समय में। अब हम देखते हैं कि इस एक्टिविटी को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है मार्केटिंग और सेकेंड है नॉन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के में ये कौन कौन से आते हैं, है ना। तो दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विसेज, है ना, फॉर लाइक गवर्नमेंट सर्विसेज। ये जितने भी गवर्नमेंट सर्विस में काम करने वाले हैं, फूड सेक्टर में काम करने वाले हैं, जहाँ से हमें प्रॉफिट गेन होता है ना, वो मार्केटिंग में आता है। और जो नॉन मार्केटिंग है वो एक्टिविटी कौन सा है कि जो हम घर में ही बनाए और घर में ही खा लिए, उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। समझ गए? तो ये जितने भी लोग हैं जो जिनके पास ज़मीन कम है, जो घर में ही सिर्फ काम करके अपनी जीवन चला रहे हैं, तो ये सारे काम जो हैं वो हमारे नॉन एक्टिविटी वर्क में आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर है कि ये सारे के सारे, अब दूसरी बात है कि ये तो काम हमारा हो गया, एक्टिविटी वाले वर्क तो हम कर लिए, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये पॉपुलेशन भी इसको जो है, बहुत सारे पॉपुलेशन ज़्यादा रहने से तो नहीं होगा, क्योंकि हमें उसमें क्वालिटी बेस्ड पॉपुलेशन चाहिए। ऐसा पॉपुलेशन जिसमें कुछ क्वालिटी हो, जो हमारा एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो काम करे। यानी कि वहाँ का जो वो डेवलप कैसे होगा, वो क्वालिटी बेस्ड पॉपुलेशन कैसे होगा?
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, है ना। हम उसको शिक्षा, ये लिटरेसी रेट पे डिपेंड करेगा, ये हेल्थ पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं, ताकि हमारा जो हम उसी के दोनों के बदौलत हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो फॉर्म होगा, बढ़ेगा, समझ गए। तो ये जो हमारा पॉपुलेशन है वो क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, हेल्दियर होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, है ना, तभी जा कर के। सेकेंड पॉइंट है लिटरेसी रेट। ये जो हमारा है, ये सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा एजुकेशन। अब है कि एजुकेशन हमें देना होगा। गवर्नमेंट बहुत सारे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा स्कीम चला रही है। जैसे बहुत सारे नवोदय विद्यालय खोला गया, है ना, आवासीय विद्यालय बहुत सारे खोले गए, जहाँ पर जो गरीब लोग भी हैं वो अपना आकर के क्या करें, तो शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसके बाद है कि एजुकेशन प्राप्त कर सकें। सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, है ना। इसमें का क्या था कि बहुत सारे बच्चों को इनरोल किया जाए स्कूल में, है ना, ताकि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो बढ़े और इलिटरेसी खत्म हो, स्किल डेवलप किया जाए। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं जिसको लोगों को स्किल्ड करने के लिए ये खोले गए। तो लोगों का एजुकेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा 11th प्लान के तहत काम कर रही है, यानी जो हमारी 11वीं योजना है उसके अंतर्गत काम कर रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हेल्थ, समझ गए। अब हम यहाँ लिटरेसी रेट भी थोड़ा सा पूछता है एग्जाम में, तो हम देखेंगे कि हमारे सबसे ज़्यादा इलिटरेट रेट कौन स्टेट जो है वो कौन कौन से हैं, है ना। तो हमारा बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, ये सब बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर में जो लिटरेसी रेट में बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पर भी ये गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसको लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, ताकि वहाँ पर लिटरेसी कम हो। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, इसको मॉडिफिकेशन कर रही है। तो जैसे 11 में अगर हम 2010 में देखें तो यहाँ के लिटरेसी रेट बहुत कम था। सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, बहुत सारे स्कूल खोले गए जो मुफ्त वहाँ जहाँ पर में शिक्षा दी जाती है। तो तब जाकर के 11-12 में भी थोड़ी सी इसकी तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द नेक्स्ट पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क अप फॉर वेजेस, है ना। जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो जिसको जो अपने वेजेस कमाने के लिए जो रोज़गार प्राप्त करते हैं, है ना, लेकिन अगर मान लेते हैं कि विदाउट वेजेज जो घर में बैठे हुए हैं, समझ गए, जिनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, वो क्या कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपना ऐसा एक चीज़ है जो कि काम चाहते हुए भी और बहुत उनको काम नहीं मिलता। बहुत सारे जो है एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट आज के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट का ये जो एज है वो कितना किया गया है, तो 15 to 59, समझ गए। ये है हमारा एम्प्लॉयमेंट का ये एज को इसको तय किया गया है। अब है कि ये जो हमारे कंट्री में क्वेश्चन है कि हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, एजुकेशन उनका जो डिस्गाइज्ड में क्या है कि उनका देश के हमारे कंट्री के डिस्गाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं जो कि जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो लिएबिलिटी हैं, है ना। जो बहुत सारे मान लो सपोज दैट कि एक प्लॉट है इन्हीं के पास, उसमें 5 आदमी की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या करते हैं कि पूरे फैमिली मेम्बर 8 मेंबर्स अगर फैमिली में हैं वो सब काम पे लग जाते हैं। हालांकि उनके काम करने से उसके एग्रीकल्चर पर, उसका जो प्रोडक्शन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई पड़ने वाला है। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में उनका कोई रोल नहीं है, जितना उनका जो प्रोडक्शन होना है उतना ही होगा। लेकिन ये एक से ज़रूरत से ज़्यादा जब काम लोग करने लगते हैं तो वो सारे के सारे जो हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारी एक सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आती है एग्जाम में कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि ये सबसे बड़ा टॉपिक है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्यों है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया में बहुत सारे जो है अनस्किल्ड पर्सन जो मैट्रिकुलेशन कर, उनको जॉब नहीं है ना। तो ये जो है, वहीं हम देखते हैं कि रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में हमारे प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है ना। वो अपने फार्म में काम कर लेते हैं, चाहे वो अपना मैसन का ही काम कर, कारपेंटर का काम कर लेते हैं। तो इस तरह से